हाय गाइस, कैसे हो? तो मार्केटिंग के क्लास 12 को यूनिट 2 आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। तो हमारे जैसे कि यूनिट 1 हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था वन शॉट। अब ये सेकंड यूनिट आपका आ गया है, वन शॉट सीरीज आपकी चल रही है। आज समझो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना और पूरी एंड तक जरूर वॉच करना। 1.5x स्पीड में आप देखना वीडियो को, ताकि फास्ट स्पीड में आप जल्दी से अपना सिलेबस पूरा कवर कर पाओ, ठीक है। और पिछली सीरीज़ जैसे कि यहाँ पे हमारा एक पूरा जो प्लेलिस्ट पूरे कोर्स है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो अगर आपने किसी ने अभी तक वो नहीं वॉच करा तो उसको जरूर वॉच कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप चैनल पे जाके भी डायरेक्टली वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो उसको पहले वॉच करना पूरी प्लेलिस्ट, उसके बाद आप ये वाली प्लेलिस्ट और जैसे 5 वन शॉट्स जो हमारे 5 यूनिट्स के वो वॉच करना। तो उसको जरूर वॉच कर लेना। और किसी को अगर ये नोट्स परचेज़ करने हो तो डिस्क्रिप्शन में जैसे कि लिंक दे दिया जाएगा आपको, वहाँ पे व्हाट्सएप से आप हमसे कनेक्ट करके डायरेक्टली हमारी टीम आपको वहाँ पे व्हाट्सएप पे जैसे असिस्ट करेगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो नोट्स को, ठीक है। और वीडियो में अभी आपको अच्छे से सब कुछ पढ़ाया ही जा रहा है, तो वीडियो को तो एंड तक जरूर वॉच कर लेना, ठीक है। तो फास्ट स्पीड में देखना वीडियो को। और पिछली जैसे सीरीज़ जो हमारी पिछली जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर वॉच करना और इस वाली को भी पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच करना। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आराम से ध्यान से अच्छे से सुनना, ठीक है। तो वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी यूनिट 2 है जो कि है प्राइस डिसीजन। तो प्रोडक्ट तो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो प्रोडक्ट बनाने के बाद हमारा यही मेन टारगेट होता है कंपनी का कि उसका प्राइस सेट करना है, ठीक है। तो सेशन 1 जैसे कि हमारा है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस। तो देखते हैं हमारे यहाँ पे प्राइस का क्या मीनिंग है हमारा और क्या मतलब इसका इंपॉर्टेंस है प्राइस का, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, प्राइस इज द ओनली एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स दैट जनरेट्स रेवेन्यू, ठीक है। तो 4 पीस होते हैं हमारे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसमें से सिर्फ एक प्राइस ही ऐसा है जो हमें रेवेन्यू जनरेट करके देता है। बाकी जो हमारे 3 पीस हैं, प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा प्लेस, और हमारा थर्ड जो जैसे एडवर्टाइजिंग वगैरह करना, प्रमोशन। तो ये 3 चीज़ें, ये यहाँ इनमें इन सबको करने के लिए कॉस्ट लगती है, ठीक है। मतलब पैसे हमारी तरफ से जाते हैं, पैसे लगते हैं इन सबको करने के लिए। जैसे प्रोडक्ट बनाने में भी पैसे लगेंगे, आपका जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करने में, प्लेस में पैसे लगेंगे और प्रमोशन करने में पैसे लगेंगे। बट प्राइस एक 4 पीस में से ऐसा एलिमेंट है जो हमें पैसा बना के देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही बिजनेस में यहाँ पे पैसा जैसे रेवेन्यू जनरेट होता है और उसकी वजह से यहाँ पे हम जैसे सारे कॉस्ट जो भी हम बियर कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, प्रमोशन की कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, वो सब कवर कर पाते हैं और साथ ही हम प्रॉफिट भी कमा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीनिंग है वो प्राइस का क्या है कि ये सिंपल है, अगर देखा जाए सिंपल टर्म्स में, कि मनी वैल्यू, ठीक है। पैसे के आधार पर एक प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है जो कि एक कस्टमर पे करता है प्रोडक्ट एंड सर्विस को अपना बनाने के लिए, उसको परचेज़ करने के लिए, उसको यहाँ पे प्राइस क्या कहते हैं, ठीक है। तो प्राइस एक मतलब एक ऐसी वैल्यू है जो कि एक मार्केटर जैसे अपने जो भी कस्टमर हैं उनके माइंड में वो क्रिएट करता है कि इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। वो कस्टमर उस वैल्यू को मनी के तौर पे, मनी के टर्म्स में पे करते हैं उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, राइट। तो हमारा डेफिनेशन देखते हैं। फिलिप कॉटलर ने यहाँ पे क्या कहा है, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि आपके लिए शॉर्ट में यहाँ पे लिखी गई है, तो उसको आप जरूर लर्न कर सकते हो और एग्जाम में लिखते हो तो उसको एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। बाकी अगर नहीं भी लिखते ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर याद होती है तो याद कर लेना, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलिप कॉटलर ने सिंपल बताया कि प्राइस क्या है, एक अमाउंट, ठीक है, एक मात्रा पैसे की जो कि चार्ज की जाती है, जो ली जाती है लोगों से प्रोडक्ट और सर्विस के बदले, ठीक है, उनको देने, जो प्रोडक्ट सर्विस देते हैं और उनसे एक पैसे की मात्रा, ठीक है, एक अमाउंट ऑफ मनी जो चार्ज करी जाए। स्टैंटन ने क्या कहा है यहाँ पे, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू एक्वायर गुड्स को एक्वायर करने के लिए, अपना बनाने के लिए, परचेज करने के लिए, जो एक अमाउंट ऑफ मनी, एक मात्रा मनी की, पैसे की एक मात्रा जो खर्च करी जाती है। जैसे मान लो कि किसी ने कोई लैपटॉप परचेज किया, साथ में आफ्टर सेल सर्विस उसमें यहाँ पे 1 साल की वारंटी मिल रही है, ठीक है। तो अगर 1 साल में प्रोडक्ट ख़राब भी होता है तो वो वारंटी वाले मतलब जैसे यहाँ पे सर्विस सेंटर वाले उसको ठीक करके देंगे, तो उसने सर्विस भी साथ में उसको मिली है 1 साल की। तो ये सब पूरा एक कॉम्बिनेशन लेने के लिए जो एक अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं उसको यहाँ पे प्राइस कहा जाता है, स्टैंडर्ड ने बोला है। तो प्राइसिंग क्या है, एक प्रोसेस ऑफ सेटिंग प्राइस है फॉर प्रोडक्ट और सर्विस। एक जैसे प्राइस सेट करना किसी प्रोडक्ट या सर्विस का, उसको प्राइसिंग कहते हैं। तो अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस सेटिंग, ठीक है। तो प्राइस को सेट करते हुए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उससे अफेक्ट करते हैं, मतलब किन किन चीज़ों का प्राइस के ऊपर असर पड़ता है जो हम प्राइस सेट करने वाले हैं, किस बेसिस पे होने वाला है वो। तो जो भी चीज़ें हैं जिनका असर पड़े, जिसकी वजह से हम प्राइस का जिस तरीके का प्राइस बनाने वाले हैं, जो डिसीजन उसमें होने वाला है कि किस तरीके का प्राइस हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे, किस बेसिस पे होगा, क्या उसमें चेंजेस होने वाले हैं, क्या प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या किस तरीके का यहाँ पे प्राइस हम करने वाले हैं सेट, ठीक है। तो वो कुछ इन फैक्टर्स के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड किया जाता है और मतलब इन फैक्टर्स का और एक प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम डिफरेंट प्राइसिंग डिसीजन हमारे होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे क्या है
जो हमारे प्राइस के यहाँ पे डिसीजन को अफेक्ट करता है कि किस तरीके का प्राइस हम सेट करने वाले हैं। तो वो है और प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल की यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट का प्राइस भी उसमें बढ़ जाएगा। नंबर 2 पे क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे प्रोडक्ट को बनाने में फैक्ट्री में जो भी हमारे यहाँ पे खर्चे आ रहे हैं, अगर वो ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट का प्राइस ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे लेबर कॉस्ट, हमारी यहाँ पे पावर की कॉस्ट क्या आ रही है, और ओवरहेड एक्सपेंसेस और भी कुछ यहाँ पे खर्चे जो हमारी फैक्ट्री में हो रहे हैं प्रोडक्ट को बनाते हुए मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसकी बेसिस पे हमारे प्राइस यहाँ पे डिफरेंट रहने वाला है, ठीक है। मतलब उसमें प्राइसिंग पे काफ़ी फर्क पड़ेगा और हमें डिसीजन में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। नंबर 3 क्या है हमारे यहाँ पे मार्केट कंडीशंस। मार्केट में अगर जैसे हाई डिमांड है तो हम हाई प्राइस सेट कर सकते हैं, और लो डिमांड है तो लो प्राइस सेट कर सकते हैं, राइट। और नंबर 4 है हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन। तो अगर कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में तो हमें यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग करनी पड़ेगी, प्राइस कॉम्पिटिटर के हिसाब से ही सेट करनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, जिस तरीके का मार्केट में कॉम्पिटिशन चल रहा है। और अगला लास्ट हमारा ब्रांड एंड क्वालिटी। तो जिस तरीके का हमारा ब्रांड है, मतलब एक एक्सपेंसिव जैसे प्रीमियम ब्रांड है, तो वहाँ पे हम एक्सपेंसिव प्राइसिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो ज़्यादा ऑब्वियसली हम उसमें ज़्यादा प्राइस सेट करेंगे, डेफिनेटली ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जब अच्छा बना रहे हैं तो पैसे भी ज़्यादा अच्छे चार्ज करेंगे, तो प्रीमियम ब्रांड प्रेस्टीज के तौर पे अच्छे ज़्यादा प्राइस यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड हाई प्राइस। तो अगले टॉपिक हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, ठीक है। तो प्राइसिंग से कंपनी के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे उम्मीद रख रहे हैं प्राइसिंग से, जो यहाँ पे टारगेट्स हो वो जैसे फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है हमारे, जैसे यहाँ पे नंबर 1 है आपका प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 यहाँ पे आपका है मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 3 आपका यहाँ पे पब्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये कुछ 3 तरीके के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1 कि यहाँ पे वो चाहते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। उनको इन्वेस्टमेंट पे नंबर 1 कि आपको जो भी पैसे लगाए गए, ठीक है, बिजनेस में और यहाँ पे कंपनी में जो प्रोडक्ट बनाने में या फिर पूरे कंपनी में जो भी यहाँ पे काम चल रहा है, जो पैसे लगाए जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि सबसे पहले तो पैसा वापस आ जाए, ठीक है। वापस आए, साथ में इतना आए कि जैसे 1 रुपये लगाया था तो 2 रुपये या 3 रुपये बन के वापस आए, मतलब ज़्यादा बन के आए, रिटर्न जरूर आए, ठीक है। रिटर्न चाहते हैं नंबर 1 पे, तो वो साथ ही वो चाहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है कंपनी के सर्वाइवल के लिए और साथ में ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि लोगों के माइंड में भी एक ऐसी परसेप्शन बने जो मतलब जिससे स्पेशल ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकाला जा रहा है, और प्रॉफिट ऐसा भी ना हो कि सच में बहुत ही ज़्यादा, जैसे एक 10 रुपये की चीज़ में सीधा ही 20 रुपये का, जैसे 10 रुपये का प्रॉफिट तो 20 रुपये का बेच रहे हैं, ऐसा भी ना हो। प्राइस प्रॉफिट भी इस तरीके से सेट किया जाए कि बिजनेस में हेल्प हो और अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर आए, ठीक है। तो नंबर 1 क्या था, रिटर्न चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पे, अच्छा खासा रिटर्न और एटलीस्ट कॉस्ट कवर हो जाए। नंबर 2 प्रॉफिट भी हो साथ में, और इस तरीके से ताकि लोगों के माइंड में भी एक राइट परसेप्शन रहे प्रोडक्ट और कंपनी के रिलेटेड, ठीक है। और अगला है हमारे यहाँ पे मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो मार्केट के रिलेटेड हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, एक नंबर 1 कि कंपटीशन को मीट करना, ठीक है, और कंपटीशन से बचना कि जिससे कि हम कंपटीशन में जीतें जरूर, ठीक है। और ये भी हो कि हारे ना बिल्कुल कंपनी, मतलब ऐसा प्राइस सेट करना है कि जो कॉम्पिटिटर से मैचिंग हो या फिर मे बी उससे कम भी हो, ठीक है। तो कई बार हमें उससे कम प्राइस भी रखना पड़ सकता है। अगला है हमारे यहाँ पे मेंटेन और इम्प्रूव मार्केट शेयर। तो एक मान लो कि एक सिटी है जहाँ पे यहाँ 1 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें 1 लाख लोगों में से एक कंपनी है जिसके यहाँ पे 30,000 लोग उनके प्रोडक्ट्स को हर महीने खरीद रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मार्केट शेयर हमारा इंक्रीज़ हो, मतलब कि वो 30,000 से ज़्यादा, मान लो 40,000, 50,000, 60,000 और या फिर 70-80,000, वो चाहते हैं हमारे इतने ज़्यादा कस्टमर दो, ठीक है, मतलब 30,000 से ज़्यादा बढ़े। तो वही इसको अचीव करने के लिए वहाँ पे प्राइसिंग से ये ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट करा है कि मतलब ऐसी प्राइसिंग हो कि हमें मार्केट शेयर बढ़ा के दे, ठीक है। तो वो प्राइसिंग से ये उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो अगला है हमारे यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइजेशन, मतलब कि यहाँ पे प्राइस वॉर्स को अवॉइड करना चाहते हैं कि एक स्पेशल ऐसा प्राइस सेट करा जाए जो कि यहाँ पे वैल्यू की बेस पे हो, कि जिस तरीके की क्वालिटी और वैल्यू यहाँ पे प्रोडक्ट के थ्रू प्रोवाइड करी जा रही है, मतलब जैसा अच्छा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से ही उसकी वहाँ पे प्राइसिंग सेट करी जा रही है, राइट। तो जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह है, तो ये मतलब जैसे OTT जो ऐप्स हैं तो उनकी डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से उन्हें मैच करनी है। तो जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं तो अपने हिसाब से वो प्राइस सेट करेंगे, कोई वॉर नहीं चल रही है, कोई यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा है, मतलब अपनी जैसी जिसकी जो वैल्यू है, जो वो प्रोवाइड कर रहा है, जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से वो डिफरेंट प्राइसिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और कुछ जैसे मार्केट लीडर्स होते हैं उनको यहाँ पे दूसरी कंपनी जैसे फॉलो कर सकते हैं ताकि प्राइस वॉर ना हो, और एक जैसे प्लान अच्छे से कर पाएँ यहाँ पे सारा कुछ, और यहाँ पे एक स्टेबलाइज सब कुछ हो, ठीक है, अच्छे से प्लानिंग के थ्रू एक प्राइस हमारा स्टेबलाइज्ड रहे। और जैसे किसी बड़े बड़े ब्रांड्स को या तो फॉलो कर सकते हैं बाकी सब लोग जो छोटी कंपनीज हैं, ठीक है, या फिर वो यहाँ पे अपनी क्वालिटी के बेसिस पे नॉर्मल एक सही प्राइस अच्छे से प्लान करके डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि प्राइस को स्टेबलाइज रखें, ऊपर नीचे ना हो, कोई वॉर ना चलती रहे।
तो थर्ड है हमारे यहाँ पे पब्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, पब्लिक रिलेशंस यहाँ पे क्रिएट करने हैं, मतलब कंपनी की जो यहाँ पे पब्लिक इमेज है उसको यहाँ पे इंप्रूव करना चाहते हैं, एनहेंस करना चाहते हैं। तो और अगला हमारे यहाँ पे है रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर री इन्वेस्टमेंट, मतलब इस तरीके का मतलब यहाँ पे प्राइसिंग सेट करी जाए, बेसिकली थोड़ा सा हाईयर प्राइस यहाँ पे सेट करा जाए ताकि कुछ मतलब मान लो कि प्रॉफिट्स आएँ या फिर ऐसा एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो जिससे कुछ एक अमाउंट ऑफ मनी, एक पार्ट जो कि यहाँ प्रॉफिट जो रेवेन्यू हमें जनरेट हुआ है उसका यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट में भी हम उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कंपनी के डेवलपमेंट में या फिर सोसाइटी के डेवलपमेंट में, मतलब कुछ भी हो यहाँ पे प्रोडक्ट्स या फिर अपना जो कंपनी है उसको डेवलप करना चाहते हैं, कुछ उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं बाद में, उसमें वहाँ पे दोबारा से पैसे लगाए जा सके। तो इसलिए पहले से ही लोगों से थोड़ा मतलब कस्टमर से अपना थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है ताकि री इन्वेस्ट कर सकें और इम्प्रूवमेंट्स में वो यहाँ पे पैसे लगाए जा सकें। तो अगला है हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। तो प्राइसिंग की क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, तो एक तो होते हैं हमारे फॉर्म के लिए, ठीक है, कंपनी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्राइसिंग के। दूसरा है हमारे यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए, जो नॉर्मल कस्टमर होते हैं हमारे, जो प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं अपने पर्सनली, तो उनके लिए मतलब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है प्राइसिंग की। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या है हमारा फॉर्म के लिए, डिटरमाइंस कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड मार्केट शेयर। ठीक है, तो मार्केट में जैसे हमें जैसे शेयर का मैंने आपको बताया था कि 1 लाख लोग हैं अगर, तो उसमें कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे अपनी तरफ अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचें और अपने कस्टमर बना के रखें। ठीक है, लॉयल कस्टमर्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 1 लाख में से एटलीस्ट 50, 60 या 70% जैसे लोग अगर उनके पास आते हैं तो बहुत बड़ी सक्सेस है वो। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर अपना ग्रैब करना चाहते हैं, इसलिए प्राइसिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी प्राइसिंग सेट करनी ज़रूरी है। और कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ताकि कंपनी अच्छे से कम्पीट कर पाए और कॉम्पिटिटर से ज़्यादा लोग दूसरे जो कस्टमर्स हैं वो उनको प्रेफर करें। ठीक है, तो ऐसा भी ना हो कि कंपटीशन में वो हार जाएं। अगला है हमारे यहाँ पे हेल्प्स अचीव फाइनेंशियल गोल्स, मतलब रेवेन्यू भी आए और प्रॉफिट्स भी आए। ठीक है, पैसा भी अच्छे से जनरेट हो, लोगों से खरीदें, ठीक है, जिससे कि कंपनी में एक अच्छा खासा रेवेन्यू आए और प्रॉफिट्स भी आए ताकि वो ग्रो कर सके और एटलीस्ट सर्वाइव तो जरूर करते रहे और ग्रो भी साथ साथ करे। अगला है असिस्ट इन प्रोडक्शन वॉल्यूम डिसीजंस। ठीक है, तो प्रोडक्शन के जो डिसीजन हैं कि किस तरीके की प्रोडक्शन करनी है, मतलब ज़्यादा करनी है कम करनी है, उसको यहाँ पे मदद करे प्राइस। ठीक है, तो मतलब जिस तरीके का प्राइस यहाँ पे सेट किया जा रहा है, कंपनी को पहले ही पता होगा कि कितने लोग इसे खरीदने वाले हैं, मतलब एक जैसे प्लानिंग जैसे उन्होंने कर रखी है, तो एक प्लान डिसीजन होगा उनका। ठीक है, जिसमें ये होगा कि वो जो वॉल्यूम जैसे प्रोडक्शन कितनी प्रोडक्शन उन्हें करनी है वो डिसाइड कर पाएंगे प्राइसिंग के बेसिस पे। तो प्राइस उसमें हेल्प करेगा उन्हें, उनके लिए, मतलब इस चीज़ के लिए प्राइस, जैसे प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है जिस बेसिस पे वो अपनी प्रोडक्शन करने वाले हैं। अगला है यहाँ पे गाइड्स, और जो प्रोडक्शन में ये भी कि वो उनको प्राइस जैसे अगर सोच लिया कि सेट कर लिया कि इस तरीके का प्राइसिंग होने वाली है, तो प्रोडक्शन में वो उस हिसाब से ही वहाँ पे कॉस्ट वगैरह सब कुछ मैनेज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगला है हमारे यहाँ पे गाइड्स प्रोडक्ट पोजिशनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी डिसीजंस। ठीक है, तो जो प्राइसिंग है वो कंपनी के लिए, जैसे एक फर्म के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो यहाँ पे गाइड करता है पोजीशनिंग कि किन किन लोगों ने बेचना है उसे। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब एक प्राइस जैसे सेट कर लिया तो उनको पता होगा कि वो कौन सी सिटी में और कौन सी कस्टमर्स को उन्हें सेल करना है, कौन से लोगों को टारगेट करना है, कहाँ कहाँ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री, कौन से लोगों में। और यहाँ पे जो कंज्यूमर बिहेवियर है और जो कंज्यूमर जो टारगेट पोजीशनिंग वगैरह सब कुछ उन्हें पता होगा कि जिस तरीके का प्राइस है किस लोगों को, किन किन लोगों को बेचना है, और यहाँ पे क्वालिटी डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे अच्छे से हो पाएगा प्राइसिंग अगर अच्छे से डिसाइड कर रखिए, सेट कर रखिए, तो इसलिए प्राइसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि पता हो कि किसको बेचना है और कहाँ पे बेचना है। ठीक है, और अच्छे से डिसीजन लिए जा सकें। अगला है हमारे यहाँ पे इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन विद अदर मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है उससे मैच करनी चाहिए और उससे यहाँ पे कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट के जैसा प्रोडक्ट वैसी प्राइस होनी चाहिए, और यहाँ पे हमारा प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सही डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, उससे मैच करना चाहिए प्राइस। नंबर 3 हमारे यहाँ पे जो प्रमोशन, जो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग वगैरह जो कुछ भी हम बाद में करेंगे लोगों तक पहुँचाने के लिए, जो प्रमोट अवेयरनेस करेंगे, तो वो भी प्राइसिंग उसको मैच करनी चाहिए, कोऑर्डिनेट करनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी प्राइस नहीं जानी चाहिए और एक सही प्राइस होनी चाहिए जिसमें भी हमारे जो प्रमोशन की जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है, बेसिकली तीनों की कॉस्ट सही से कवर हो और तीनों को मैच करे, जिस तरीके का हमारा प्रोडक्ट है उस तरीके की हम यहाँ पे बाकी डिसीजन लेने वाले हैं। जैसा प्रोडक्ट मतलब उसकी वैसी प्राइस, और वैसे ही यहाँ जैसा प्राइस वैसे ही यहाँ पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं,
और उसी हिसाब से हम उसकी प्रमोशन भी करने वाले प्राइस के बेसिस पे, ठीक है। तो सब कुछ कोऑर्डिनेट होना चाहिए, सारे आपस में मैच करने चाहिए। तो अब अगली इंपॉर्टेंस है हमारी यहाँ पे प्राइसिंग की, मेंटेन्स फ्री एंटरप्राइज सिस्टम एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, ठीक है। तो मतलब हर बिजनेस चाहता है कि फ्री एंटरप्राइज सिस्टम उनका हो, मतलब कि गवर्नमेंट को जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल मिनिमम हो या फिर बिल्कुल भी ना हो उनके बिजनेस पे। तो ये सब करने के लिए एक बेस्ट और एक परफेक्ट प्राइसिंग होनी चाहिए, इसलिए प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सही प्राइसिंग होगी तो फ्री एंटरप्राइज सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो हमारे की मेन एक्टिविटीज़ होती है जैसे बिजनेस में, ठीक है, जो की एक्टिविटीज़ है कि यहाँ पे जैसे रेंट हो गया, वेजेस हो गए और इंटरेस्ट रेट्स हो गए और प्रॉफिट निकालना हो गया, कुछ मेन जो एक्टिविटीज़ है वो सब भी यहाँ पे सही तरीके से तभी चल पाती हैं जब पैसा बिजनेस में सही से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो कि प्राइसिंग की वजह से होगा। तो करेक्ट प्राइसिंग होगी तो ये सब एक्टिविटीज़ अच्छे से कर पाएंगे। तो जब ये एक्टिविटीज़ हो रही होंगी तो बिजनेस भी अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है। तो परफेक्ट बिजनेस के लिए कि सब कुछ अच्छे से चलता रहे और एफिशिएंसी प्रॉपर रहे, प्रॉपर इफेक्टिवनेस रहे बिजनेस में, कोई दिक्कत ना हो और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो। अगर मतलब राइट प्राइसिंग होगी सब कुछ मतलब रेवेन्यू अच्छे से जनरेट होगा, प्रॉफिट आएगा और सारी जो एक्टिविटीज़ अच्छे से कर पाएंगे, फ्री एंटरप्राइज होगा और साथ ही बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव भी कर पाएगा। वरना अगर प्राइसिंग ही सही नहीं होगी एक प्रोडक्ट की तो वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, ठीक है, और बिजनेस भी फेल हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि प्राइसिंग सही नहीं थी तो पैसा ही नहीं आएगा और कोई खरीदेगा ही नहीं उसे और वो बिक ही नहीं पाएगा प्रोडक्ट, तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा बिजनेस। तो इसलिए प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे एनहेंस कंपनीज इमेज, ठीक है। तो कंपनी की इमेज को ये काफ़ी एनहेंस करता है, जिस तरीके की हम प्राइसिंग यहाँ पे सेट करते हैं तो उस हिसाब से एक बेस्ट प्राइसिंग यहाँ पे चूज करी जाती है जिससे कंपनी की जो इमेज है वो इम्प्रूव हो और एक निखर के आए, बढ़िया सी एक इमेज बने, ठीक है। तो अगला है फॉर कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के लिए प्राइसिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे है हेल्प्स मेक रैशनल बाइंग डिसीजन, ठीक है। तो एक कस्टमर को यहाँ पे चुनने का ऑप्शन मिलता है प्राइसिंग के बेसिस पे, तो यहाँ पे अलग अलग कुछ कैटेगरीज देख सकता है, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स देख सकता है। तो प्राइसिंग के बेसिस पे वो अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे चूज़ कर सकता है। हो सकता है एक ही कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो जो कि अलग अलग प्राइसिंग पे उसको मिल रहे हैं, उनको वो चूज़ कर सकता है, या फिर वो किसी दूसरे भी कोई कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्राइसिंग के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे मतलब यहाँ पे कुछ चूज़ कर सकता है, ठीक है, कैटेगरीज और वेरियंट्स को। तो उसको ये एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कि प्राइस के बेसिस पे अलग अलग आपको उसको प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। अगला यहाँ पे मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन विद इन बजट, ठीक है। तो अपने बजट में किसी का जैसे कि जितना बजट हो उस हिसाब से वो प्रोडक्ट्स चूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे उसको एक ऑप्शन मिल जाता है कि वो पहले तो अपने बजट के हिसाब से चूज़ करता है और जब उसको बजट में खरीद लेता है तो उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि उसके बजट में उसको कोई चीज़ बेस्ट एक कंपनी की तरफ से मिल गई। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं जो कि है यहाँ पे इंडिकेट्स परचेजिंग पावर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो एक कस्टमर के यहाँ पे अगर परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे वो प्रीमियम और जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो जैसे लग्जूरियस प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज़ कर पाएगा और उसको मतलब पता है ऑब्वियसली कि उसको जैसे अगर महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट अगर कोई जैसे किसी का जैसे परचेजिंग पावर कम है, ठीक है, किसी कस्टमर की, किसी लोगों की परचेजिंग पावर जिसकी भी कम है, तो यहाँ पे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी उनको पता है कि जैसे हमारा लोअर है, ठीक है, डाउन जा रहा है, क्योंकि हम जो सस्ती चीज़ें खरीद रहे हैं उससे स्टैंडर्ड एक तरीके से मतलब और जैसे नाम ही बन रहा है स्टैंडर्ड और एक स्टैंडर्ड के ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो जो ज़्यादा पैसे दे रहा है उसको तो स्टैंडर्ड ज़्यादा ही मिलेगा, बट जो कम पैसे दे रहा है उसको स्टैंडर्ड कम मिलेगा। तो एक तरीके से ये यहाँ पे कस्टमर को जैसे परसुएड करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि वो अगर ज़्यादा पैसे डालें और ज़्यादा पैसे लगाएं अगर किसी चीज़ पे तो उनको बेटर चीज़ें मिल सकती है। तो इसलिए लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ताकि वो जैसे शो ऑफ भी कर सकें थोड़ा सा और उनको एक बेटर चीज़ें भी मिले, ताकि उनको एक तरीके से सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा हो और एक प्राउड जैसा फीलिंग हो कि उन्होंने कुछ बेटर चीज़ परचेज़ कर रखी है, ठीक है। तो जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो, इसलिए लोगों को ये एक तरीके से मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए प्राइसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला है यहाँ पे एनहेंसेस सोशल वेलफेयर बाय प्रमोटिंग कंपटीशन एंड क्वालिटी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जैसे मार्केट में कंपटीशन होगा तो लोग सभी जैसे कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे एक दूसरे को बीट करने के लिए और मार्केट में जैसे अच्छा परफॉर्म करने के लिए बेस्ट क्वालिटी मतलब बेस्ट टू बेस्ट एक दूसरे से ज़्यादा बेटर क्वालिटी और यहाँ पे लोएस्ट प्राइसिंग वो हर कोई यही देने का प्रोवाइड करेगा, मतलब ट्राई करेगा, ठीक है, कि लोएस्ट प्राइसिंग हो उनकी, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा लो हो और यहाँ पे क्वालिटी और कॉम्पिटिटर से ज़्यादा हाई हो, तो जिसमें कस्टमर का यहाँ पे फ़ायदा होता है, लोग उसमें मतलब एक फ़ायदा उठाते हैं और उनके लिए मतलब एक बेटर उनको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, सोशल वेलफेयर होता है यहाँ पे। अब सेशन 2 स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। तो देखो प्राइस फिक्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव डिसीजन होता है क्योंकि यही कंपनी की इनकम और प्रॉफिट को तय करता है, इसीलिए हर फैक्टर को ध्यान से समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर समझते हैं। पहला फैक्टर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। तो इसका मतलब है कंपनी का मेन गोल क्या है। अगर कंपनी का लक्ष्य ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है
तो वो हाई प्राइस रखेगी, लेकिन अगर लक्ष्य मार्केट शेयर बढ़ाना है तो कंपनी लो प्राइस रखेगी। इसीलिए प्राइसिंग हमेशा कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अनुसार होती है। 2 सेकंड फैक्टर है रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो प्राइसिंग का अंतिम निर्णय टॉप मैनेजमेंट लेती है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। मार्केटिंग मैनेजर केवल सुझाव देता है ताकि प्राइस कंपनी की पॉलिसी और लॉन्ग टर्म प्लान के अनुसार होता है। ये थर्ड फैक्टर है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये सबसे बेसिक और फाउंडेशन फैक्टर है, क्योंकि कंपनी को अपनी कॉस्ट से कम प्राइस नहीं रखना चाहिए। इसमें रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स शामिल होते हैं। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, इसलिए कॉस्ट और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। फोर्थ फैक्टर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर प्रोडक्ट में यूनिक फीचर्स, क्वालिटी या डिज़ाइन है तो कंपनी प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकती है, क्योंकि कस्टमर को अलग और बेहतर वैल्यू मिलती है। फिफ्थ फैक्टर है मार्केटिंग मिक्स। प्राइस को बाकी 3 P यानी प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन के साथ बैलेंस करना पड़ता है। जैसे अगर ब्रांड प्रीमियम है और हाई क्लास स्टोर में बिकता है तो प्राइस भी हाई होना चाहिए। सिक्स फैक्टर है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती हैं, जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, इसलिए वो कम प्राइस रख सकती हैं, जबकि छोटी कंपनी यहाँ ज़्यादा प्राइस रखती हैं। सेवेंथ फैक्टर है लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोकेशन के हिसाब से कस्टमर की इनकम और ख़रीदने की क्षमता बदलती है, इसलिए शहर और गांव में एक ही प्रोडक्ट का प्राइस अलग हो सकता है। एट फैक्टर है नेचर ऑफ गुड्स। अगर प्रोडक्ट ज़रूरी है जैसे दवाई या राशन तो उसका प्राइस ज़्यादा नहीं रखा जाता, लेकिन अगर प्रोडक्ट लग्जरी है तो उसका प्राइस हाई रखा जा सकता है। नाइन्थ फैक्टर है प्रमोशनल प्रोग्राम। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करती है तो उसका खर्च प्रोडक्ट के प्राइस में जुड़ जाता है, इसलिए ज़्यादा प्रमोशन का मतलब ज़्यादा प्राइस भी हो सकता है। अब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स समझते हैं। पहला फैक्टर है डिमांड। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो कंपनी आसानी से उसका प्राइस बढ़ा सकती है, लेकिन अगर डिमांड कम है तो कस्टमर को आकर्षित करने के लिए प्राइस कम करना पड़ता है। सेकंड फैक्टर है बायर बिहेवियर। अगर कस्टमर ब्रांड के प्रति लॉयल है या स्टेटस दिखाने के लिए खरीदता है तो वो हाई प्राइस भी देने को तैयार होता है, इसलिए कंपनी ऐसे कस्टमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है। थर्ड फैक्टर है कंपटीशन। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो कंपनी को अपने प्राइस को कंट्रोल में रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा प्राइस रखने पे कस्टमर दूसरे ब्रांड की तरफ चला जाएगा। फोर्थ फैक्टर है सप्लायर्स। अगर रॉ मटेरियल महंगे हो जाते हैं तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है और कंपनी को प्राइस बढ़ाना पड़ता है। फिफ्थ फैक्टर है इकोनॉमिक कंडीशन। अगर देश की इकोनॉमी अच्छी है तो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं और हाई प्राइस भी अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन अगर मंदी है तो कंपनी को प्राइस कम रखना पड़ता है। सिक्स्थ फैक्टर है गवर्नमेंट रेगुलेशन। सरकार कई बार प्राइस को कंट्रोल करती है, जैसे दवाइयों या जरूरी चीज़ों में, इसलिए कंपनी अपनी मर्जी से प्राइस नहीं बढ़ा सकती। तो ठीक है, यहाँ तक सेशन 2 पूरा हो गया, समझ आ गया। ऑलराइट, अब सेशन 3 स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। तो देखो स्टूडेंट्स, प्राइसिंग के अलग अलग तरीके होते हैं और हर तरीका अलग सिचुएशन में यूज़ होता है। सबसे पहले हम डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग समझते हैं। पहला है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। इसमें कंपनी कस्टमर की नज़र में प्रोडक्ट की वैल्यू को समझकर प्राइस तय करती है। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है तो कंपनी हाई प्राइस रख सकती है। सेकेंड है डिफरेंशियल प्राइसिंग। इसमें एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग लोगों को अलग प्राइस पे बेचा जाता है, जैसे अलग टाइम, अलग जगह या अलग कस्टमर के हिसाब से, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। थर्ड है स्किमिंग प्राइसिंग। इसमें कंपनी शुरुआत में बहुत हाई प्राइस रखती है ताकि जो कस्टमर जल्दी खरीदना चाहते हैं उनसे ज़्यादा प्रॉफिट लिया जा सके, और बाद में धीरे धीरे प्राइस कम कर दिया जाता है। फोर्थ है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसमें कंपनी शुरुआत में बहुत कम प्राइस रखती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके और जल्दी मार्केट शेयर हासिल किया जा सके। अब हम कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग समझते हैं। पहला है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट की कुल कॉस्ट में एक फिक्स प्रॉफिट जोड़कर प्राइस तय करती है। ये बहुत आसान और कॉमन तरीका है। सेकंड है मार्कअप प्राइसिंग। इसमें रिटेलर या सेलर अपने कॉस्ट पर एक निश्चित प्रतिशत जोड़ देता है ताकि उसे प्रॉफिट मिल सके। थर्ड है ब्रेक इवन प्राइसिंग। इसमें कंपनी ऐसा प्राइस तय करती है जहां उसकी कुल लागत और कुल आय बराबर हो जाती है, यानी ना प्रॉफिट होता है ना लॉस। ये सेफ पोजीशन होती है। अब हम कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग समझते हैं। पहला है गोइंग रेट प्राइसिंग। इसमें कंपनी अपने प्राइस को मार्केट के बाकी कंपनियों के अनुसार रखती है ताकि प्राइस वार ना हो और मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे। सेकंड है सील्ड बिड प्राइसिंग। इसमें कंपनियां टेंडर के लिए कम से कम प्राइस कोट करती हैं ताकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल सके, लेकिन ध्यान रखना होता है कि कॉस्ट से नीचे प्राइस न जाए। थर्ड है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। इसमें एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कस्टमर को अलग प्राइस पे बेचा जाता है ताकि हर सेगमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट लिया जा सके। अब हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग समझते हैं। इसमें
कंपनी पहले कस्टमर की ज़रूरत और उसकी वैल्यू को समझती है और फिर उसी के अनुसार प्रोडक्ट डिज़ाइन करके प्राइस तय करती है, इसलिए इसमें कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होती है। अब मेजर प्राइसिंग पॉलिसीज समझते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, इसमें कंपनी कंपटीशन के हिसाब से प्राइस तय करती है। 2 पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इसमें लो प्राइस रखकर मार्केट में एंट्री की जाती है। 3 वन प्राइस। और वेरिएबल प्राइसिंग, इसमें या तो सभी कस्टमर के लिए एक ही प्राइस होता है या अलग अलग कस्टमर के लिए अलग प्राइस होता है। 4 मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग, इसमें शुरुआत में हाई प्राइस रखा जाता है और बाद में कम किया जाता है। 5 डिस्क्रिमिनेशन या ड्यूल प्राइसिंग, इसमें अलग अलग लोगों से अलग प्राइस लिया जाता है उनकी पेमेंट क्षमता के अनुसार। 6 प्रीमियम प्राइसिंग, इसमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस रखा जाता है ताकि ब्रांड इमेज बनी रहे। 7 लीडर प्राइसिंग, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स का प्राइस कम रखा जाता है ताकि कस्टमर दुकान या ब्रांड की तरफ आकर्षित हो। 8 साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, इसमें प्राइस ऐसे रखा जाता है कि कस्टमर को सस्ता लगे, जैसे 999। प्राइस लाइनिंग, इसमें अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को अलग अलग प्राइस रेंज में रखा जाता है। 10 रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, इसमें कंपनी रिटेलर के लिए एक मिनिमम प्राइस तय करती है ताकि ब्रांड वैल्यू बनी रहे। 11 एवरीडे लो प्राइसिंग, इसमें रोज़ के हिसाब से कम प्राइस रखा जाता है ताकि कस्टमर बार बार खरीदे। 12 टीम प्राइसिंग, इसमें प्रोडक्ट्स को एक साथ पैकेज में कम प्राइस पे दिया जाता है ताकि ज़्यादा सेल हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पूरा सेशन 2 और सेशन 3। अगर इसे अच्छे से समझ लिया तो यूनिट 2 का ये पार्ट पूरी तरह क्लियर है। ऑलराइट, अब अगला स्टेप होगा यूनिट 3। ओके, सी यू।